इन बातों की भनक ज्योति को लगी तो वो मीरा को लेकर सीधा सरपंच के वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा? थोड़े समय बाद धर्मपाल, विमला और कमल भी वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है। आप तो यह अच्छे से जानते हैं। और अब जब लड़कियां बड़ी हो गई तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? ज्योति बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच यह झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? यह लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। यह कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी भी वहां आ जाता है। हरिश्चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई धर्मपाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ, ज्योति बिटिया बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनने के बाद धर्मपाल, विमला और कमल थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे पीछे? कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने? ज्योति के ताना सुन के पटवारी शर्म से वहां से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं धर्मपाल के बातों में नहीं आऊंगा। और वे लोग तुम दोनों के मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से यह सुन के दोनों ने थोड़े राहत की सांस ली और थोड़ा शक, थोड़े खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई में बैठ के बात करने लगते हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ मीरा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नाम ओ निशान नहीं। लेकिन ज्योति और मीरा के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीदी, आज खेत चलें क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थी, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ मीरा, चलो, खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है। और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गई कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेके चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारी जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की छाव थी और चिड़िया की सहल पहल। पहले से ही धर्मपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबस हैं।
हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। धर्मपाल जी, अगर यह सच है तो यह गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहां नहीं चलेगा। सरपंच जी, यह लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में। यह जमीन के बाद तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, यह झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई, दीदी क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं, और उन सिसकियों में मीरा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। ज्योति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। मीरा, रिश्ते अब खून से नहीं धन दौलत से बनते हैं, लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि धर्मपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कान्हा फूंसी करने लगे। अरे सुन सुग्गो, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। एक दिन ऐसा आता है जब रमेश नीलम की बातों में आकर उससे शादी कर लेता है। जब नीलम दुल्हन बनकर उसी घर में आती है, गीता चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शायद यही मेरी किस्मत है। वो फिर से अपने कामों में लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब नीलम घर में और ताकतवर हो जाती है। वो धीरे धीरे गीता के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है और छुपकर उसकी सेहत को भी बिगाड़ने की कोशिश करती रहती है। एक दिन रसोई में गीता के लिए खाना बन रहा होता है। नीलम चुपके से कुछ कर रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ा भोला सब देख लेता है। ये छोटी बहू क्या कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपचाप वहां से हट जाता है, लेकिन उसकी नजर अब नीलम पर रहने लगती है। अब मुझे ध्यान रखना होगा, बड़ी बहू के साथ कुछ गलत हो रहा है। शाम का समय था। हवेली के पीछे वाले आंगन में भोला अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी मीना वहां आती है। क्या हुआ भोला भैया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मीना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा आज? मैंने छोटी बहू नीलम को रसोई में कुछ करते हुए देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुमने भी देखा? मुझे लगा मैं ही बेवजह सोच रही हूँ। मतलब तुमने भी कुछ देखा है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि छोटी बहू बड़ी बहू के खाने के पास बार बार जाती है
और ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ छुपा रही हो। मुझे भी यही लगा, और आज तो मैंने साफ देखा कि वो कुछ गड़बड़ कर रही थी। लेकिन हम बिना सबूत के कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर हमने गलत बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर सच में कुछ गलत हो रहा है और हमने चुप्पी साध ली तो बड़ी बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो अब क्या करें? हमें उस पर नजर रखनी होगी हर वक्त। जब तक सच सामने नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है भैया, अब से हम दोनों ध्यान रखेंगे। बड़ी बहू बहुत अच्छी हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए। और सही समय आने पर हम सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके मन में चिंता भी है। और गीता के माता पिता मोहन और सरला कई दिनों बाद अपनी बेटी से मिलने आए थे। आज सब लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खाने वाले थे। सब लोग खाने के लिए बैठे थे। रसोई से छोटी बहू नीलम अपने हाथों से थाली सजा कर ला रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो एक खास थाली गीता के सामने रखती है। उसी समय दरवाजे के पास खड़ा भोला सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही नीलम पीछे हटती है, मालिक, एक बात कहनी थी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। क्या बात है भोला? मालिक, ये जो छोटी बहू ने बड़ी बहू के सामने थाली रखी है, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ छोटी बहू खाने के साथ कुछ ऐसा करती है जो ठीक नहीं लगता। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। चुप, तुम एक नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? छोटी बहू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं गलत हूँ तो आप ही ये खाना खा लीजिए। मैं बड़ी बहू के लिए दूसरी थाली ले आता हूँ। नीलम एक पल के लिए घबरा जाती है। हाँ नीलम, अगर कुछ गलत नहीं है तो तुम खा लो। कम से कम सबको तसल्ली हो जाएगी। नहीं, वो मैं अभी भूखी नहीं हूँ। कोई बात नहीं छोटी बहू, थोड़ा सा ही खा लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। नीलम, बात घुमाओ मत, सीधा सीधा खा लो। नीलम पसीना पसीना होने लगती है। अगर कुछ नहीं है तो डर कैसा? छोटी बहू, खा लीजिए। नीलम, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, खाओ इसे। नीलम के हाथ कांपने लगते हैं। वो पीछे हटती है। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। क्यों? क्या दिक्कत है? कुछ पल का सन्नाटा, फिर अचानक नीलम के मुंह से निकल जाता है, क्योंकि इसमें जहर है। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, पूरा घर सन रह जाता है। सरला हैरानी और दर्द में, नीलम, ये क्या कह रही है तू? मोहन टूटे हुए स्वर में, तू इतनी गिर सकती है अपनी ही बहन के साथ? रमेश गुस्से और सदमे में, नीलम, तुमने ये क्या किया? गीता के साथ ऐसा क्यों? गीता चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नीलम रोते हुए, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी होती है। मैं बस उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सब कुछ उसी को क्यों मिलता था? मैं हार गई थी, इसलिए। बस बहुत हो गया। जिस घर में बहू बनकर आई, उसी घर को बर्बाद करने चली थी तू। नीलम रोती हुई वहीं बैठ जाती है। उसकी सारी चालें अब उसी पर भारी पड़ चुकी थीं। रमेश धीरे धीरे गीता के पास आता है। गीता, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गीता आंसू पोंछते हुए धीरे से कहती है, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। भोला और मीना एक तरफ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर संतोष होता है कि उन्होंने सही समय पर सच सामने ला दिया। सच चाहे जितना भी छुपाओ, एक दिन सामने आ ही जाता है। उस दिन के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया। नीलम की जलन और बुराई का अंत हो गया और गीता की सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई। समय के साथ घर में फिर से खुशियां लौट आईं।